नमस्कार, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सेगमेंट को हम इसलिए लेकर आते हैं कि जो जगह है, जो स्थान बीते हफ्ते चर्चा में रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई खबरों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं और उन पर कुछ आधारित सवालों को हल करते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनको हम बता दें कि हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। तो जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आप सभी से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां स्वतंत्र रूप से समुद्र में मिलती हैं। ठीक, ऑप्शंस दिए गए थे पेन्नेरू, तापी, तुंगभद्रा और वैगई। इसी तरह हम हर हफ्ते एक सवाल पूछते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका उत्तर दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया है। तो मानचित्र पर अब हम इनको देखेंगे। पहला ऑप्शन था हमारा पेन्नेरू, दूसरा था तापी। तो अगर पेन्नेरू को देखें तो पेन्नेरू कहां से निकलती है? पेन्नेरू निकलती है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा से, ऐसे निकलती है और ये कहां गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो अगर हम देखें यहां से निकल रही है और डायरेक्ट कहां जा रही है? ये समुद्र में जा रही है। तो यही सवाल था। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया था तापी। तो देखिए, अगर इस मैप में हम देखें तापी, तो तापी कहां से निकलती है? तापी निकलती है, ये है तापी, और तापी निकलती है एमपी से। और तापी गिरती कहां पर है? ये गिरती है गल्फ ऑफ खंबात में। तो इसको भी, ये भी डायरेक्ट कहां गिर रही है? समुद्र में गिर रही है। तो अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो देखिए पेन्नेरू और तापी ये दोनों ही सही हो गए। फिर बात होती है तुंगभद्रा की। हालांकि हमारा उत्तर इसी से आ गया है। कैसे? पहला ऑप्शन सही होते ही ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और दूसरा ऑप्शन सही होते ही अब हमारे पास उत्तर या तो ये है या ये है। तीसरे को हम देखे भी नहीं तब भी काम चलेगा क्योंकि तुंगभद्रा ऑप्शन में ही नहीं है। तो तुंगभद्रा गलत है, ये तो श्योर हो गया। सही होता तो ऑप्शन में होता, लेकिन फिर भी हम अगर तुंगभद्रा को देखें तो तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक, तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है ना। और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी होने के कारण डायरेक्ट कहाँ नहीं गिरेगी? वो उसमें नहीं गिरेगी, समुद्र में डायरेक्ट नहीं गिरेगी। फिर आ गया वैगई। वैगई की अगर हम चर्चा करें तो वैगई यहाँ है। ठीक, ये है वैगई और ये भी कहाँ गिरती है? पाक स्ट्रेट के पास गिरती है और इस पर मदुरई जो है शहर वो इसके तट पर है। ठीक है, तो वैगई जो है वो केरल और तमिलनाडु के तट से निकलती है। तो वैगई भी क्या हो गया? उत्तर सही हो गया। अब देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन का सही उत्तर था। अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका सही उत्तर मार्क भी किया है। तो अधिकतर स्टूडेंट्स ने सही उत्तर मार्क किया है। अब हम बात करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की। हाल ही में चीन और फिलीपींस ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर एक सीधा संचार चैनल स्थापित करेंगे और विवादित जलमार्ग के मामले में एक शांतिपूर्ण समाधान का विकल्प ढूंढेंगे। तो सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है कि फिलीपींस का अधिकांश विस्तार उन्हीं देशांतरों के बीच है जिनके बीच चीन का विस्तार है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम चीन का विस्तार देखें तो देखिए चीन का विस्तार देशांतर कहा गया है। ठीक है, तो चीन का विस्तार ये 75 डिग्री ईस्ट से हम मान लेते हैं। और कहां तक मानेंगे? इसका जो चीन का विस्तार है वो 135 डिग्री ईस्ट तक है, यहां तक मान लेते हैं। ये मोटा मोटा है। ठीक है, और कहा है कि इसी के बीच में फिलीपींस का विस्तार है। ठीक, तो हम सभी जानते हैं फिलीपींस कहाँ है? ये क्षेत्र क्या है? फिलीपींस का है। तो इन दोनों देशांतर के बीच ही फिलीपींस का विस्तार है। देखिए सवाल क्यों बनाया गया है कि जब हम ऐसे ग्लोब पर ध्यान करते हैं ना तो हमें लगता है कि जो फिलीपींस है वो चीन के इस तरफ आएगा, है ना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो इन दो देशांतरों के बीच में ही है फिलीपींस, जबकि जापान चीन से इधर स्थित है। ये देखिए, ये जापान है। अगर ऑप्शन में जापान होता, सवाल में यदि जापान दिया होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन दिया क्या है? फिलीपींस दिया है, तो बिल्कुल सही है। उसका अधिकांश विस्तार उन्हीं देशांतर के बीच है। दूसरा है कि दक्षिण चीन सागर चीनी मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में है, जबकि पूर्वी चीन सागर उत्तर पूर्व में है। तो ये दो भागों में बटा हुआ स्टेटमेंट है। पहले भाग को देख लेते हैं। दक्षिण चीन सागर चीनी मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण चीन सागर, इसको रब कर देते हैं। दक्षिण चीन सागर की अगर हम बात करें तो ये
चीनी मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में है, तो बिल्कुल दक्षिण पूर्व में है। ठीक, तो ये तो सही हो गया। हमने हमेशा कहा है ना कि जब भी ऐसा सवाल आएगा हम ये डायरेक्शंस बनाएंगे। ठीक है, ये चाइना है, ठीक है, अगर इधर होता तो क्या होता, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यानी उत्तर पूर्व। ये क्या होगा, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ही दिया है। ठीक, तो अभी तक तो ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट हाफ ठीक है। जबकि पूर्वी चीन सागर उत्तर पूर्व में है। देखिए पूर्वी चीन सागर कहाँ है, इसको अगर मैं रब कर दूं, पूर्वी चीन सागर यहाँ है और कह रहा है कि उत्तर पूर्व में है। तो देखिए उत्तर पूर्व में नहीं है बल्कि पूर्व में है, क्योंकि उत्तर पूर्व में होता कहाँ होता, यहाँ कहीं होता है ना। तो उत्तर पूर्व में नहीं है बल्कि पूर्व में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और इस स्टेटमेंट के गलत होते ही, भले ही इसका आधा पार्ट सही था, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो उत्तर में क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान सरकार ने चीन की एक शीर्ष खनिज तेल खनन कंपनी के साथ अमू दरिया बेसिन में खनिज तेल के खनन के लिए एक समझौता किया है। साथ ही यह कंपनी उत्तरी अफगानिस्तान के सरे पुल प्रांत में तेल भंडार का विकास भी करेगी। अब क्या करना है कि किन भू आकृतियों का संबंध अफगानिस्तान से है ये देखना है, और ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, दश्ते खश, दश्ते मार्गो और मकरान श्रृंखला। ठीक है, अब देखना है ये तीनों अफगानिस्तान में है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए दश्ते खश ये लिखा हुआ है यहाँ, दश्ते खश डेजर्ट। ठीक है, ये जो नक्शा है ये किसका है, अफगानिस्तान का है ना, और इसी में दश्ते खश दिखाई गए है। अगर यहाँ डेजर्ट भी ना लिखा होता तो दश्त का मतलब ही होता है डेजर्ट से। ठीक है, तो दश्ते खश भी यहाँ है और दश्ते मार्गो भी यहाँ है। और देखिए एक नदी है खश नदी, ठीक, उसके ऐसे निकलती है, उसकी दाईं तरफ दश्ते खश है और बाईं तरफ दश्ते मार्गो है। तो ये दोनों तो अफगानिस्तान में स्थित हैं, ये समझ में आ गया है ना। अब ये दोनों ऑप्शन हो गए एलिमिनेट, केवल एक केवल दो, अकेले अकेले सही नहीं हो सकते, बल्कि ऑप्शन एक और दो के सही होते ही उत्तर हमारा आ गया है बी। एक और दो सही हैं, तीसरा सही हो ही नहीं सकता क्योंकि एक और दो सही हैं। ऑप्शन में हमारे पास 2 और 3 है, अगर हम इसे टिक करेंगे तो एक तो सही है वो रह जाएगा। लेकिन अब देख लेते हैं मकरान श्रृंखला है कहाँ। दरअसल मकरान श्रृंखला अफगानिस्तान में ना होकर कहाँ है, पाकिस्तान में है। यहाँ है मकरान श्रृंखला, ये अरेबियन सी जो है, अरेबियन सागर है, उसके पैरेलल है, समानांतर है यहाँ पर। ठीक है, तो अफगानिस्तान का क्षेत्र तो यहीं तक है, ये कहाँ है, बलूचिस्तान के निचले हिस्से में यहाँ पर स्थित है। तो ये हो गया गलत, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। देख लिया हमने। ठीक, तो उत्तर हमारा आ ही चुका है। अगले पर बात करते हैं अब। हाल ही में स्वीडन की सरकार ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से वह अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपनी आपातकालीन सेवाओं हेतु नागरिकों की भर्ती को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठा रही है। कुछ जलराशियां दी गई है, उन पर विचार करना है। तो क्या है जलराशियां, फिनलैंड की खाड़ी, बोस्निया की खाड़ी, आर्कटिक महासागर और नॉर्वेजियन सागर। तो एक बार देख लेते हैं, फिर देखते हैं सवाल में क्या पूछा है, स्वीडन के साथ कौन कौन इनमें से तटरेखा साझा कर रहा है। ठीक, तो अब देखते हैं। देखिए अगर सबसे पहले हम गल्फ ऑफ फिनलैंड को देखें, स्वीडन कहाँ है, स्वीडन ये है, ये येलो कलर का जो है, यहाँ मोर और लेस इस नक्शे पर सभी येलो है, लेकिन जिसको ग्रीन कलर से क्या किया गया है, ब्रैकेट में किया गया है, ये क्षेत्र किसका है, स्वीडन का है। गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ है, तो स्वीडन कहीं से भी कोई भी क्या नहीं कर रहा है, अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है, किससे, गल्फ ऑफ फिनलैंड से। गल्फ ऑफ फिनलैंड से कौन कौन कर रहा है, एक तरफ से फिनलैंड, एक तरफ से रशिया और एक तरफ से एस्टोनिया। ठीक, अब दूसरा था, तो पहला तो गड़बड़ हो गया, ये तो कैंसिल हो गया गल्फ ऑफ फिनलैंड। दूसरा है गल्फ ऑफ बोथनिया। तो देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया को अगर हम देखें तो गल्फ ऑफ बोथनिया बिल्कुल करता है स्वीडन से अपनी सीमा साझा, स्वीडन इससे अपनी सीमा साझा कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया है सही, फिनलैंड हो गया है गलत, है ना। अब देखिए एक के गलत होते ही पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, अभी हमारे पास ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं। ठीक, उत्तर किसमें से है, या तो बी है या सी है। अब हमें थर्ड देखना ही पड़ेगा, आर्कटिक महासागर। एक चीज और याद रखिएगा, फिनलैंड की खाड़ी और बोथनिया की खाड़ी, ये जो दोनों हैं ये बाल्टिक सागर के ही क्या है, एक्सटेंशन है ना, तो ये विस्तार है बाल्टिक सागर का।
अगर सवाल में बाल्टिक सागर होता इन दोनों की जगह तो स्वीडन बाल्टिक सागर से साझा करता है। ठीक, तो तीसरा क्या था, आर्कटिक ओशियन। तो देखिए आर्कटिक ओशियन से नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर ये नॉर्वे आ जाता है, तो नॉर्वे अपनी सीमा साझा कर रहा है यहां से। अगर यहां कहीं भी नॉर्वे नहीं होता तब तो ये था कि स्वीडन यहां से थोड़ा मोड़ा कर लेता, लेकिन नहीं है क्योंकि नॉर्वे है ऊपर की तरफ, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आर्कटिक महासागर, इसके गलत होते ही उत्तर तो निकल आया है। ठीक, यानी कि नॉर्वेजियन सागर भी गलत ही होगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो केवल दो ही है। एक बार नॉर्वेजियन सागर को फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए नॉर्वेजियन सागर के साथ भी वही है कि स्वीडन इस तरफ है, नॉर्वे इस तरफ। ये बात नॉर्वे के लिए सही हो जाती कि वो नॉर्वेजियन सागर से अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन स्वीडन के लिए तो गलत ही है। तो ये कुल मिला के उत्तर निकल गया है हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पश्चिमी यूरोप का पहला उपग्रह लॉन्च दक्षिणी इंग्लैंड की धरती से किया गया है। देखिए कितनी बड़ी खबर है कि ये पहला लॉन्च है। ठीक, पहला उपग्रह लॉन्च है किसका, पश्चिमी यूरोप का। इसके लिए कॉस्मिक गर्ल नाम के एक एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया गया जिसने रॉकेट को उपग्रह समेत 10,000 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया। ऐसा क्यों किया गया, ताकि 10,000 मीटर की ऊंचाई तक जितने इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उनका रीयूज हो सके। तो इन्होंने 10,000 मीटर की ऊंचाई पर जाके वहां से लॉन्च किया है। सवाल क्या है कि ब्रिटिश द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है विचार। अब देख लेते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह को। तो देखिए ये हिस्सा, ये पूरा, ये है ब्रिटिश द्वीप समूह का। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, प्रधान मध्याह्न रेखा इसके ठीक मध्य से गुजरती है। देखिए जब भी सवाल में आपको ये सब मिल जाए ना, ठीक मध्य से, इतनी एक्यूरेसी बहुत कम जगह की है। अगर वो जगह होंगी तो अपवाद है और अपवाद आपको याद होंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे स्टेटमेंट गलत ही होते हैं, तो पहले से हम मान के चल रहे हैं ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी देख भी लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए क्या इसके मध्य से, लंदन यहाँ है, ये है ग्रीनविच लाइन जो गुजर रही है, तो ये मध्य से तो नहीं गुजर रही है, मध्य तो उसका यहाँ कहीं पड़ेगा, है ना, तो मध्य से होकर नहीं गुजर रही है। नेक्स्ट क्या है, यह द्वीप समूह पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो इसको भी देख लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कहां से कहां तक होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से कहां तक होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, यही साउथ में भी होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या इसका विस्तार इन्हीं अक्षांशों पर है या नहीं है। तो इसका अक्षांश लगभग मान ले अगर मोटा मोटा 50 डिग्री नॉर्थ से कहां तक है, 60-62 तक है, 62 डिग्री नॉर्थ तक है। जबकि शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहां खत्म होता है, 66.5 पर। तो बात तो बिल्कुल सही है, यह द्वीप समूह कहां है, पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तीसरा ऑप्शन जो स्टेटमेंट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यहाँ के मौसम को अत्यधिक ठंड से बचाता है। इन लोगों का ऑप्शनल ज्योग्राफी है वो अच्छे से जानते होंगे कि देखिए ये होता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये जो रेड कलर से दिखाई गई हैं ये गर्म जलधारा है। ठीक है, तो कहां पर है ब्रिटिश प्रांत, ये है ब्रिटिश प्रांत। वो ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ठंडा नहीं हो पाता है। ठीक, तो बिल्कुल सही है ये बात। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो क्या है, गर्म क्या है, जलधाराएं हैं, वार्म करंट्स हैं, उनकी वजह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इवन नॉर्वे भी, यहाँ पर बहुत अधिक ठंड, उतनी ठंड नहीं होती कि रहना दुश्वार हो जाए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया है, लिखा गया है। ठीक, वहीं पर अगर आप देखें तो सेम अक्षांश पर ये वाला इलाका, ये वाला बहुत ज्यादा ठंडा होता है क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ ठंडी जलधारा का प्रवाह है, लेब्राडोर है उधर, है ना, तो इसलिए ये कहा गया है। और ये कहते ही ये स्टेटमेंट सही हो गया। कथन सही पूछा गया है, 2 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वेनेजुएला की एक अदालत ने 3 विपक्षी नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जिन्होंने सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की समाजवादी सरकार की निंदा की थी। सवाल बना है वेनेजुएला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है मराकैबो झील, यहाँ की सबसे बड़ी झील है जो एक लैगून झील है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, अब देख लेते हैं इसको। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर स्थित है देखिए वेनेजुएला, और ये है मराकैबो झील। और ये लैगून झील क्यों है, क्योंकि इस तरफ क्या है, गल्फ ऑफ वेनेजुएला, ये गल्फ ऑफ वेनेजुएला है इधर, और ये क्या है, ये है झील मराकैबो
जो कि एक लैगून झील है। पहला स्टेटमेंट हो जाता है सही। दूसरा, यहाँ स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल गुयाना उच्च भूमि क्षेत्र में स्थित है। देख लेते हैं एंजल को। तो देखिए यहाँ पर है ये जो रेड ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक नदी है। असल में यहाँ 3 नदियां हमें पढ़नी है। पहली नदी क्या है? चुरुन। ये है चुरुन, मान लीजिए, ठीक, ये नदी है चुरुन, ऐसे इसका नाम लिख लेते हैं चुरुन, ठीक है। इस पर वो जलप्रपात है। ये नदी जाकर मिलती है केराव में, और फिर ये केराव नदी जाकर आगे कहाँ मिल जाती है? ओरिनोको, ठीक है। किसमें मिलती है? ओरिनोको। ये वेनेजुएला की गंगा है, ठीक है, ओरिनोको, ठीक। तो यहां पर दिखाई दे रहा है ना, ये है कौन सी नदी? चुरुन। फिर इधर ये चुरुन किसमें मिल जाती है? केराव। और फिर ये जाके किसमें मिलती है? ओरिनोको में, ठीक है। ओरिनोको कहाँ से निकलती है? ब्राजील और वेनेजुएला के बिल्कुल यहाँ बॉर्डर से निकलती है ये, और फिर ये यहाँ बॉर्डर बनाती है कोलंबिया वाला, और फिर ये है ऐसे, ठीक है। तो ये नदी इंपॉर्टेंट है वेनेजुएला की। और तो ये जो है लिखा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है और ये बिल्कुल सही है। गुआना हाईलैंड में स्थित है, तो अभी हमने देखा गुआना हाईलैंड में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। ओरिनोको नदी यहाँ की लानोस घास भूमि से गुजरती है। तो देखिए अभी हमने ओरिनोको को देखा ना, देखिए ये है गिनी हाईलैंड, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ये इसी हाईलैंड में, गिनी हाईलैंड में ही ये क्या है? जलप्रपात है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। जो तीसरा स्टेटमेंट है हमारा कि ओरिनोको नदी यहाँ के लानोस घास भूमि से गुजरती है, तो देखिए ये जो है ना लानोस घास भूमि वाला क्षेत्र है, ये लानोस घास भूमि वाला क्षेत्र है, ठीक। और रियो ओरिनोको यहीं से होकर क्या हो रही है? गुजर रही है। इधर से हमने देखा था ना, ऐसे आती है, ऐसे ऐसे, तो ये पूरा क्या है? लानोस घास का क्षेत्र है, तो यहीं से होकर ओरिनोको नदी गुजरती है। देखिए ये बनाया हुआ है यहाँ पे, अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा हो ना आपको, ये ऐसे, तो ये लानोस है, तो यहाँ पर ऐसे ओरिनोको नदी यहाँ से होकर गुजर रही है, ठीक। तो ये भी क्या हो गया? स्टेटमेंट सही हो गया। कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 100 से ज्यादा रोहिंग्या लोगों को देश छोड़ने का प्रयास करते हुए म्यांमार में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया है। इधर कुछ भू आकृति दी गई है और इधर क्या दिया गया है? विशेषताएं दी गई हैं, ठीक है। पहला है खाकाबो राजी, म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत। तनिनधारी प्रांत थाईलैंड की खाड़ी के तट पर स्थित। पहले 2 देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो बिल्कुल सही है, जो पहला हमारा दिया गया है खाकाबो राजी, ये बिल्कुल सही है। ये कहाँ है? म्यांमार में है, और ये क्या है? म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये सही हो गया। तनिनधारी प्रांत, तो देखिए तनिनधारी प्रांत जो है उसके लिए कहा गया है कि थाईलैंड की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो देखिए ये है तनिनधारी प्रांत, ये वाला कह रहे हैं थाईलैंड की खाड़ी। थाईलैंड की खाड़ी है इससे इधर, इसके इधर क्या है? गल्फ ऑफ थाईलैंड। अब देखिए जो थाईलैंड है ना, उसने इस तनिनधारी जो प्रांत है इसको घेर लिया है इस तरफ से, तो इस वजह से इसका कोई भी हिस्सा इसका तट इससे नहीं मिलता है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा जो पॉइंट है वो है गलत, ठीक। अब देखें अगर उत्तर निकाल सकते हैं क्या, कौन से सुमेलित है पूछा है। दूसरा ऑप्शन हमें 2 में दिया गया है, 2 गलत हो गया है, तो ये और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। उत्तर इन दोनों में से एक है। तीसरा है कोको द्वीप उत्तरी अंडमान के निकट स्थित है। तो देखें अगर हम उत्तरी अंडमान ये है और इसके निकट क्या है? उत्तरी अंडमान के कोको आइलैंड। दक्षिण दिया होता तो गलत हो जाता, लेकिन सही है, कोको आइलैंड उत्तरी अंडमान के निकट है, तो ये हो गया सही। फिर है रखाइन सबसे पूर्वी प्रांत है। उत्तर हमारा निकल के आ गया है 1 और 3, है ना, यहीं से निकल गया था। ये थर्ड को हम ना भी देखते तो भी निकल जाता, क्योंकि फर्स्ट सही था और इन 2 ऑप्शन में फर्स्ट एक ही में है। तो उत्तर तो हो गया बी, लेकिन देख लेते हैं रखाइन, ये कहा है कि ये म्यांमार का सबसे पूर्वी प्रांत है। तो देखिए रखाइन नहीं है पूर्वी प्रांत, ये सबसे पश्चिमी प्रांत है। सबसे पूर्वी प्रांत कौन है? शान स्टेट, ये सबसे पूर्वी प्रांत है, जानते हैं ना हम, इधर पूरब इधर पश्चिम, ठीक। तो ये हो गया
गलत अगेन। तो उत्तर क्या निकल के आया, 1 और 3, पहले से टिक किया हुआ था हमने। ये इसलिए बताती हूँ मैं बार बार आपको कि इससे ना समय की बचत हो जाएगी। एग्जाम में जब आप करें तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको एक ही ऑप्शन पता है और उस एक ऑप्शन के पता होने से भी उत्तर कई बार निकल आता है। ठीक, हाल ही में वियतनाम की नेशनल असेंबली ने 2 उप प्रधानमंत्रियों को उनके पदों से बर्खास्त करने के लिए मतदान किया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई का एक हिस्सा है। सवाल क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया का यह देश किसी अन्य देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से अधिक लंबी दक्षिण चीन सागर से तटरेखा साझा करता है। ठीक है, यानी कि किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी ज्यादा ये किसके साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, दक्षिण चीन सागर से। उत्तर से दक्षिण का इसका विस्तार इसे एक हंसिए का आकार प्रदान करता है। ठीक है, जिससे घास काटते हैं। मेकोंग नदी अपनी यात्रा इसी देश में पूरी करती है और अपना डेल्टा भी यहीं बनाती है। ठीक, अगर आपको पता होगा कि मेकोंग नदी कहाँ किस देश में से होकर गुजर कर कहाँ गिर जाती है, तो अगर आपको ये फैक्ट पता होगा तो हम उत्तर अभी निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, और उसके बाद कुछ फैक्ट दिए हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ADB के आर्थिक समृद्धि दर के नवीनतम संशोधित अनुमान के अनुसार यह आसियान क्षेत्र की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है। अगर ये सारी बातें फुलफिल हो रही होंगी तो ये फैक्ट है जो सही ही होगा। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं कि कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो किसके साथ ज्यादा बना रहा है, दक्षिण चीन सागर से। ऑप्शन में सिंगापुर, ब्रुनई, थाईलैंड और वियतनाम है। ठीक है, तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि दक्षिण चीन सागर कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इसमें अगर हम देखें तो पहला हमारा क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, सिंगापुर। तो देखिए सिंगापुर यहाँ है। ठीक, और सिंगापुर का इससे कोई लेना, ये है सिंगापुर, तो साउथ चाइना सी से कोई इसकी सीमा इतनी साझा नहीं हो रही है, बल्कि इसकी सीमा ज्यादा किससे साझा हो रही है, मलेशिया से हो रही है। तो ऑप्शन गलत हो जाता है। ब्रुनई और थाईलैंड देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्रुनई को अगर हम देखें तो ब्रुनई और चीजें फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसका हंसिए के आकार का है। तो हंसिए के आकार का ब्रुनई तो नहीं है, है ना, तो ब्रुनई भी नहीं है। फिर बचा थाईलैंड। थाईलैंड को अगर हम देखें तो पहले यही देख लेते हैं क्या ये हंसिए के आकार का है। थाईलैंड इस तरह से बनता है। अब इसमें से सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इसमें से कौन हंसिए के आकार का है। काफी दोनों में कंपटीशन है, वियतनाम और किसमें, थाईलैंड में। लेकिन कैसे अलग हो जाती है ये चीज ऐसे अलग हो जाती है कि साउथ चाइना सी से सीमा कौन साझा कर रहा है। तो अगर हम देखें तो वियतनाम कर रहा है ना। ये हंसिए के आकार का है, इसे यहां से पकड़ के ऐसे घास काटी जा सकती है ना। तो साउथ चाइना सी से ये इतनी ज्यादा सीमा साझा करता है, जबकि थाईलैंड तो नहीं कर रहा है। तो थाईलैंड भी ऑप्शन से निकल जाता है। उत्तर तो वियतनाम है, लेकिन देख लेते हैं फुलफिल क्या क्या हो रही है। ये अपनी सीमा यहाँ से साझा करता है चाइना से, फिर लाओस से करता है ये वाली, ठीक, फिर कंबोडिया से करता है ये वाली, है ना। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहां से लगाकर ये पूरा दक्षिण वाला और पूरा पूर्वी भाग ये साउथ चाइना सी से साझा कर रहा है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही हो गई। हंसिए के आकार का है, ये भी सही हो गया। और क्या है, मेकोंग नदी अपनी यात्रा इसी देश में पूरा करती है। तो देखिए मेकोंग नदी को अगर हम देखें तो मेकोंग नदी ऊपर से यहां से आती है, मेकोंग नदी, है ना, और फिर कहाँ, लाओस में प्रवेश करती है। उसके बाद ये किसकी, थाईलैंड और लाओस की सीमा बनाती है, 2 बार फिर से बनाती है। उसके बाद बनाती है ये यहाँ से आते हुए ऐसे ये प्रवेश कर जाती है किसमें, कंबोडिया में। कंबोडिया के बाद प्रवेश कर जाती है वियतनाम में, और ये यहाँ पर क्या हो जाती है, गिर जाती है वियतनाम से साउथ चाइना सी में। ठीक, तो ये सारी फुलफिल कर दी हैं कंडीशंस, और जो ये फैक्ट है ये सही है। तो ऑप्शंस क्या, उत्तर क्या आया हमारा निकल के, वियतनाम, डी ऑप्शन। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुआ। कुछ युग्म दिए गए हैं, एक तरफ शहर दिए गए हैं, एक तरफ नदी। उज्जैन शिप्रा, इंदौर खान, नासिक गोदावरी, लखनऊ गोमती। ठीक है, तो इसमें से मेरे ख्याल से 2 का तो आप श्योर ही होंगे, नासिक और लखनऊ के लिए, क्योंकि नासिक से ही निकलती है गोदावरी, है ना। तो पहले उसको ही देख लेते हैं। गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है, और ये फैक्ट हम सभी जानते हैं। ठीक, ये देखिए नासिक, ठीक, तो गोदावरी ये है गोदावरी, ठीक है, उसी के पास से निकलती है। अब जो दूसरा है वो है
किसका दिया हुआ था, गोमती लखनऊ, तो बिल्कुल सही है गोमती नदी, ये है गोमती नदी और यहाँ पर ये है लखनऊ। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दो तो हो गए सही। अब देख लेते हैं बची हुई चीजें। सुमेलित कौन है, 3 और 4 तो बिल्कुल है ही है, 3 और 4, तो अभी हमारे पास या तो सी उत्तर होगा या डी। अब देख लेते हैं उज्जैन और इंदौर को। तो देखिए उज्जैन और इंदौर यहाँ पर है, ठीक है। इंदौर के लिए कौन सी नदी दी गई है, यहाँ पर खान, ठीक है, इंदौर के लिए खान नदी दी गई है। जो खान नदी है वो यहाँ इंदौर उसी के तट पर है और ऐसे निकट है, और खान नदी कहाँ, इंदौर से उज्जैन की तरफ जाती है और यहाँ पर किस नदी में मिल जाती है, शिप्रा नदी पर में मिल जाती है। यानी जो कहा गया है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका और सही से वो दिख रहा है, यह है इंदौर, यहाँ से ये खान नदी आई और यहाँ पर उज्जैन जहाँ स्थित है ये शिप्रा नदी में खान नदी मिल गई, तो बिल्कुल सही है ये दोनों भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी यानी डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में अत्यधिक घने कोहरे के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर 0 मीटर दृश्यता यानी 0 मीटर विजिबिलिटी की स्थिति देखी गई। कथन है कुछ, उन पर विचार करना है। पहला कथन क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर से होती है। तो बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ जो है यह है मेडिटेरियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर, और यह है कैस्पियन सागर, यह है ब्लैक सागर, है ना, तो ब्लैक सी। तो यहां से या यहां से ही किसकी पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, तो ये तो हो गया सही। तो फिर है कि यह पछुआ जेट स्ट्रीम के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है। तो देखिए होता क्या है कि पछुआ जो हवाएं होती हैं, दरअसल ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये एक तरह का तूफान होता है जो पछुआ हवाओं से मिलकर किसमें, भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है। और यहाँ क्या है, पामीर का पठार, तो ये दो साइड बढ़ जाता है, एक यहाँ और एक यहाँ, और उसके बाद फिर से यहाँ पर तिब्बत के पूर्वी तरफ ये मिलकर आगे बढ़ जाता है। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। इसके कारण उत्तर भारत में कोहरे में कमी आती है। कोहरे में कमी क्यों आती है, दरअसल होता क्या है, देखिए इस पर भी हम बात करेंगे। कोहरे में कमी इसलिए आती है क्योंकि जो ये जेट स्ट्रीम्स होती हैं जब ये आती हैं तो ये अपने साथ नमी लाती हैं और यहाँ पर बारिश होती है। जब बारिश हो जाएगी तो कोहरा कम हो जाएगा, ठीक, तो इसलिए कहा गया है। तो ये दो डायग्राम्स और हैं, एक तो ये कि IMD ने ट्वीट करके ये जो जीरो विजिबिलिटी वाली न्यूज थी इसकी पुष्टि की थी, और ये देखिए ये पूरा जोन जो दिखाया गया था ये दिखाया गया था, ये लगभग 9-10 जनवरी के आसपास की न्यूज थी। और ये जो वो दिखाया गया है ना जेट स्ट्रीम, उसका ये क्या दिखाया गया है, रूट दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह प्रवेश करती है भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक, तो ये देख लीजिए बस। तो कोहरे में कमी आ रही है क्योंकि बारिश हो जाएगी तो कोहरा कम हो जाएगा। कथन कौन कौन से सही है, तो तीनों ही कथन सही है, बी इसका सही उत्तर है, 1, 2, 3। असम के दीपोर बील रामसर स्थल में हाल ही में हुए पक्षियों की एक गणना में यहाँ पक्षियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ लगभग 30 और प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी देखी गई। तो देखिए इस सवाल में जो रामसर स्थल है उस पर सवाल बनना जरूरी है, तो हमने कुछ रामसर स्थलों की संख्या लिखी है और उनसे संबंधित राज्य लिखे हैं और हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, 10, यानी फर्स्ट का क्या है, सी, फर्स्ट का सी हमारे पास 2 ऑप्शन है, कौन कौन से, एक सी और एक डी, यानी ये 2 ऑप्शन हो गए कैंसिल। आगे देखते हैं, ठीक। अब जो सबसे ज्यादा है उसके रामसर स्थल इसमें दिए गए में वो है तमिलनाडु 14, ठीक है, तो सेकंड का क्या हो गया, डी, सेकंड का डी दोनों ऑप्शन में है तो अभी भी हम आंसर नहीं निकाल पाए। महाराष्ट्र में है 3, थर्ड का बी आ गया ऑप्शन सी, तो उत्तर निकल के आ गया हमारे पास। और वैसे ही बचा कौन है, लद्दाख में ए ऑप्शन जिसमें होगा तो वो है सी, उत्तर सही सी है। ये देखिए यहां पर मार्क भी किया गया है, लद्दाख में 2 है, उत्तर प्रदेश में 10 है, महाराष्ट्र 3, और ये हो गया हमारा 14 तमिलनाडु। ये दी गई है वेटलैंड साइट नेम दिए गए हैं, और ये क्या दिए गए हैं, उनके डेजिग्नेशन डेट्स दी गई हैं और नंबर दिए गए हैं कि किसमें कितने एरिया है, क्या है। तो ये पूरे 75 है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस नक्शे में बताया गया है किस राज्य में कितने रामसर स्थल हैं और
उनको मार्क भी किया है कि नंबर के हिसाब से कि कौन सा कहां पर है। तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इससे संबंधित कोई भी सवाल आए तो आप आसानी से हल कर पाए। ठीक, तो उत्तर तो आ गया हमारा। ठीक है, सी। हाल ही में 86वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में कन्नड़ पर किसी भी अन्य भाषा को तरजीह दिए जाने के विरोध का संकल्प पारित किया गया है। साथ ही राज्य सरकार से यह आग्रह किया गया है कि वह गिरफ्तार कन्नड़ भाषा आंदोलनकारियों को शीघ्र रिहा करे। तो कथन पूछे हैं। पहला कथन है, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी में से 2 नदियों का उद्गम स्थल कर्नाटक में है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि क्या कृष्णा और गोदावरी नदी और कावेरी इन 3 में से किन्हीं 2 का जो क्या है उद्गम स्थल कर्नाटक है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं कृष्णा को। तो हम जानते हैं कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक, यानी गोदावरी और कावेरी का होना चाहिए कहां से, कर्नाटक से। और गोदावरी का अभी अभी हमने पढ़ा था नासिक के पास से है, और नासिक कहां से है, नासिक के पास से। और नासिक कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो ये 2 नहीं है, तो इसका मतलब कर्नाटक से 2 तो हो ही नहीं सकती। अगर कावेरी कर्नाटक से है भी तब भी ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक, एक बार मैप पे देखें अगर। ठीक, तो हम कई बार ये सारी नदियां देख चुके हैं, आप मार्क करिएगा, ये मैप है। ठीक, तो जो हमारा बचा है कावेरी। तो कावेरी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, कावेरी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी कर्नाटक। ब्रह्मगिरी के पास से निकलती हैं। तो ये तो सही है, लेकिन एक नदी नहीं, यहाँ कितनी कही गई है, 2 नदियां कही गई है कम से कम। अब जो दूसरा हिस्सा है सवाल का, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, इससे हम उत्तर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दूसरा भी गलत हो सकता है। ऑप्शन में दिया है ना तो 1 ना ही 2। दूसरा क्या है, कर्नाटक राज्य का आधे से अधिक हिस्सा कृष्णा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो देखिए कृष्णा नदी बेसिन के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। देखिए ये है कृष्णा, है ना, और कर्नाटक राज्य का 59.48% ये आता है किससे, कृष्णा नदी बेसिन से। ठीक, और इसमें कहा है कितना हिस्सा, आधे से अधिक। तो स्टेटमेंट तो सही हो गया। ठीक, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर उपस्थित है डेटा। तो कितना बताया हमने, 59.48 ये % हो गया किसका, कृष्णा नदी का। कावेरी नदी का कितना है, 17.99 यानी लगभग 18। गोदावरी का कितना है, गोदावरी का है 2.31%। और जो लगभग 12 और 13% के बीच में है वो किसका है, जो वेस्टर्न घाट की तरफ नदियां निकलती हैं इस साइड। ठीक है, जो यहाँ जाती हैं नदियां, उनका हिस्सा कितना है, उनका हिस्सा है 12 से 13%। लगभग जितना भी बचता है इन सब के टोटल से वो 12 से 13% बचता है। ठीक है, तो केवल दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन में हो रहे धंसाव की दर में तेजी आई है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और इलाके को खाली कराने की कार्यवाही भी तेज कर दी गई है। कुछ कथन दिए हैं। पहला है, बद्रीनाथ की तुलना में केदारनाथ जोशीमठ के अधिक निकट है। तो देखिए ये है जोशीमठ, ये है केदारनाथ और ये है बद्रीनाथ। तो देखिए ये तो बहुत पास है, ये दूर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। विष्णुप्रयाग इसके काफी निकट है, जो कि अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों का संगम है। तो बिल्कुल सही है। जोशीमठ से लगभग 2 किलोमीटर दूर क्या है, विष्णुप्रयाग है, जो कि धौलीगंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर कहीं है, जो कि किसके, धौलीगंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, कथन सही हो गया। अब कौन सा कथन सही है, तो केवल 2, केवल दूसरा कथन सही है। ये न्यूज काफी चर्चा में है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन का धंसाव चल रहा है। हाल ही में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का लोकार्पण किया गया है। अब सवाल है कि विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास निम्नलिखित में से किन राष्ट्रीय जलमार्गों यानी नेशनल वाटरवेज से होकर अनिवार्यतः गुजरता है, NW1, NW2, NW3। तो देखिए ये रूट दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा ये जगह दी गई है जहां से ये गुजरेगा। ये देखिए ये है पूरा, फिर उसके बाद है फरक्का वाला, ठीक, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद यहाँ बे ऑफ बंगाल के पास, फिर कहां पर है ये वाला इलाका आ गया, ये डिब्रूगढ़ के पास वाला। ठीक,
तो अब अगर हम NW देखें तो देखिए 2 NW इसमें इन्वॉल्व है, NW1 है ना, तो वो कौन सा है NW1, ये वाला हो गया कौन सा NW1, गंगा रिवर वाला, ठीक। और अब इसके बाद वाला तो इन्वॉल्व नहीं है, दूसरा इंडिया में जो है वो कौन सा है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो है NW2। हमारे पास ऑप्शन में तीसरा क्या है NW3, NW3 इस साइड है ही नहीं, NW3 तो यहाँ पर है, जहां केरल में जो हमने एक बार पढ़ा भी था कि क्या होता है वहां पर जो नाव की रेस होती है ना, नौका वाली रेस होती है, वो तो NW3 जो है वो उसके लिए चर्चित है, प्रसिद्ध है ना। तो ये दोनों हो गए सही, ये हो गया गलत। सही कूट का चुनाव करना है तो 1 और 2 इसका सही उत्तर है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 सेट ए में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या था, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? हिमनद है, गरान यानी मैंग्रोव क्षेत्र है, रामसर है या लवण? देखिए ये 2 मुश्किल से आपको मिलेंगे, ठीक है, मैप पर ये नहीं शो हो रहे हैं, लेकिन ये 2 हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। डीडवाना और कुचामन ये राजस्थान राज्य में है, राजस्थान राज्य में है तो हिमनद नहीं होंगे, ये श्योर हो गया। कई बार यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछता है कि अगर आपको एक का भी सही अंदाजा है तो उत्तर हल हो जाएगा। नहीं पता ये 2 या ये भी ना पता हो, डीडवाना बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, तो मैंग्रोव क्षेत्र नहीं हो सकते क्योंकि राजस्थान में है, और मैंग्रोव कहाँ होते हैं, जहां पर क्या होता है समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र में होते हैं। फिर है कौन सा, रामसर क्षेत्र और लवण झील, ठीक है। अब देखिए अगर रामसर क्षेत्र होता तो अभी अभी हमने जो लिस्ट देखी थी उसमें इनमें से किसी का भी नाम नहीं देखा, आप वापस से जाके देखिएगा, और रामसर स्थल में से कभी ना कभी मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 4 में से एक तो आपने सुना ही होता अगर रामसर क्षेत्र होता, मतलब संभावना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अभी फैक्ट ये है कि रामसर क्षेत्र इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये क्या है, डीडवाना के आधार पर हम इसे टिक कर सकते हैं कि ये लवण झील है। अगर देखें तो ये देखिए डीडवाना लेक और कुचामन लेक है ये सारी, और ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, ठीक। तो ये हो गया, इसका उत्तर ऑप्शन डी था, 2021 में पूछा गया सवाल है ये। अब अभ्यास प्रश्न हमेशा की तरह, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ राज्य दिए गए हैं। पहला है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर। अब उपयुक्त में से कितने युग सुमेलित हैं आपको ये बताना है, और साथ ही आपको बताना है कि सलीम अली जो हैं उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि किस कारण थी, कौन थे सलीम अली, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और लगातार कमेंट करते रहिए, हमें एक फीडबैक मिलता रहता है कि आपका भी पार्टिसिपेशन है, आप भी इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, तो अपना फीडबैक भी दीजिए, कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए। अगले हफ्ते मिलते हैं न्यूज ऑन मैप की अगली कड़ी में। नमस्कार।